नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार शैक्षिक भर्ती पर्चा, यूपी सुपर टेट, यूपी पेट, लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कॉपी पे लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। देखो, हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आपने वैदिक काल में पढ़ा था कि भाई छोटे छोटे जनपद थे, और महाजनपद काल आते आते वही जनपद क्या होते हैं, बड़े जनपद का रूप ले लेते हैं। उसमें से आपको 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इन 16 महाजनपद को हम षोडश जनपद के नाम से भी जानते थे। इस षोडश जनपद में 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनपद था वो कौन था? मगध। मगध महाजनपद में कुल आपके 7 वंश से शासन किया था। पहला क्या था? हर्यक वंश, जिसकी स्थापना किया था बिंबिसार ने। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आता है, स्थापना किया था शिशुनाग ने। इसके बाद आपका नंद वंश आता है, नंद वंश की स्थापना किया था महापदाम नंद ने। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया वंश स्थापित किया था, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आपका आता है पुष्यमित्र ने एक नया वंश स्थापित किया था, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद एक कर्ण वंश आता है, जिसकी स्थापना किया था वासुदेव ने। इसके बाद आपका सातवां वंश आता है, सातवां वंश की स्थापना किया था शिमुक ने। तो इससे पहले हम 3 वंश के बारे में पढ़ चुके थे, हर्यक वंश के बारे में, नाग वंश के बारे में, और शिशुनाग वंश के बारे में, और नंद वंश के बारे में। अभी जो हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके। अब मौर्य वंश के अंतर्गत आपको प्रमुख रूप से 3 शासकों के बारे में पढ़ना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। इसके बाद के जो शासक आएंगे कोई बहुत ही योग्य शासक नहीं होते, तो उनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता। इससे पहले की क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य और इसी के बाद हम बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उन वीडियो को देख लीजिएगा। देखो, एक बात याद रखनी, अभी आपके पास टाइम है, और अभी आप क्या करते हो, थोड़ी सी कई बार हम मकारी भी कर लेते हैं। कई बार लगता है कि यार सर्दी है, आज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। भाई अभी टाइम है आपके एग्जाम में, तो अभी पढ़ लोगे तो उसका तो फ़ायदा है। अगर एग्जाम का टाइम निकल गया तब आप पढ़ने भी बैठोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को पुलिस एग्जाम का एक एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अब उन बच्चों से पूछो कितना दर्द होता है जब एक नंबर से 0.25 से 0.75 से सिलेक्शन नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है। तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो क्यों ना इस टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं। भाई मेहनत तो करनी है ना, सिलेक्शन लेना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। मेहनत तो आप सब कर रहे हो, 4 से 5 घंटे तो आप डेली पढ़ते हो। थोड़ा सा और बढ़ा लें टाइम, थोड़ी सी और मेहनत कर ले, तो हमारा नाम सेलेक्टेड पीडीएफ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अशोका के बारे में। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुआ था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलग्न पद्धति से उसने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार शासक बना था। बिंदुसार के दरबार में राजदूत आते हैं, एक मिस्र का राजदूत आता है, एक सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत आता है। इसके बाद बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक तो सुसीम, एक था अशोक। अशोक क्या था, शासक बनने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। सिंगली अनुश्रुति में वर्णन है कि अशोक ने शासक बनने के लिए अपने ही 99 भाइयों की हत्या किया था। बिंदुसार के बाद जो शासक बनता है, कौन बनता है? अशोका। अशोक क्या हो जाता है, मगध का शासक बन जाता है। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। तो बिंदुसार के पुत्र के रूप में सुसीम का भी वर्णन मिलता है और अशोक का भी वर्णन मिलता है। जब बिंदुसार शासक था तो उस टाइम पे अशोक अवंती का राज्यपाल था, जबकि सुसीम तुत्सला का राज्यपाल था। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने के लिए पहले तो सुसीम गया था, लेकिन जब सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाया तो सुसीम की जगह पर कौन गया था? अशोक उस विद्रोह को दबाने गया था। अशोक बहुत ही योग्य शासक था। अशोक भारत का ऐसा शासक है जिसने भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। जैसे आपको पता होगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोकचोकुई का अभिलेख, जो कि एशिया माइनर के क्षेत्र में मिला था। जबकि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा होता है? भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है अशोक के अभिलेख।
भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा को व्यापक रूप से प्रारंभ करवाया था अशोक ने। अब अशोक के कुछ अभिलेखों में इसके अशोक नाम का वर्णन मिलता है, बाकी सभी अभिलेखों में इसने अपने नाम को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से वर्णन किया है, वो जो देवताओं का प्रिय। लेकिन अशोक के कुछ अभिलेख में इसके अशोक नाम का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि मास्की अभिलेख में, नेट्टूर अभिलेख में और उदयगोलम अभिलेख और गुर्जरा। मास्की, नेट्टूर, उदगोलम और गुर्जरा अभिलेख में अशोक के अशोक नाम का वर्णन मिलता है। और आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं कि इनमें से 4 अभिलेख होगा, उसने पूछेगा किस अभिलेख में अशोक के अशोक नाम का वर्णन मिलता है। तो एक तो जो आपको मास्की अभिलेख मिला था, इसी के साथ साथ एक आपको नेट्टूर अभिलेख मिला था, इसके बाद साथ आपको उदगोलम का अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, इन चारों अभिलेखों में अशोक के अशोक नाम का वर्णन मिलता है। बाकी अभिलेखों में अशोक ने अपने नाम में अशोक की जगह पे देव नाम प्रदर्शनी नाम का वर्णन मिलता है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। पहले बहुत टाइम तक हमें समझ में नहीं आया कि अशोक वर्धन कौन है, बाद में समझ में आया कि अशोक को ही पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे कलिंग का राजा कौन था, उस टाइम पे कलिंग का राजा था नंदराज। देखो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी में 2 अभिलेखों से मिलती है। एक तो जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल से। खारवेल जो कि कलिंग का बहुत ही योग्य शासक होता है। खारवेल बाद में क्या होता है, अशोक के काफी टाइम बाद एक अभिलेख लिखवाता है कि मैं राजा खारवेल, इस हमारे यहाँ पे कलिंग के राजा एक थे नंदराज। कलिंग के राजा नंदराज के टाइम पर ही अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। इसी के साथ साथ अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में भी लिखवाया कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। देखो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, कलिंग आक्रमण की जानकारी में मिलती है 2 स्रोतों से। एक तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे, खारवेल। तो फिर खारवेल कौन है, खारवेल कलिंग का ही एक बहुत योग्य शासक होता है। लेकिन अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का राजा खारवेल नहीं था, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का राजा था नंदराज। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में भी वर्णन करता है कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। देखो कलिंग के आक्रमण के बाद बहुत भयानक रूप से तबाही मचती है। इसी के बाद अशोक क्या कर लेता है, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक की एक प्रसिद्ध पत्नी, बहुत ही फेमस पत्नी कारुवाकी का वर्णन मिलता है। कहते कारुवाकी से ही प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। जबकि बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी, बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली थी से निग्रोध से। निग्रोध जो अशोक के ही बड़े भाई का पुत्र था। निग्रोध को देखकर ही अशोक बौद्ध धर्म के लिए प्रभावित हुआ था। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को और कुछ जगह उल्लिखित है कि अशोक शैव धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध में जब इसने भीषण नरसंहार देखा, इतना भयानक युद्ध देखा, लाशों की लाशें देखी, तो इसका मन द्रवित हो गया। उसे लगा कि ऐसे युद्ध लड़ने का क्या फायदा, जो पूरा का पूरा देश तबाह हो रहा है। उसी दिन से अशोक ने क्या कर दिया था, धम्म बहरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को प्रारंभ कर लिया था। उसने कहा कि अब हमें शांतिपूर्वक जीवन जीना है, और उसने एक नया धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा था, बौद्ध धर्म। पूछता है बौद्ध धर्म किसके प्रयासों से स्वीकार किया था, अपनी पत्नी कारुवकी से प्रभावित होकर। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, उपगुप्त ने। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। बौद्ध धर्म के लिए प्रभावित किससे हुआ था, बौद्ध धर्म के लिए प्रभावित हुआ था अपने ही भतीजे निग्रोध से।
अब जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। देखो, श्रीलंका के राजा ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। इस बात को समझना है। श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होता, लेकिन श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, वो सिर्फ प्रचार प्रसार करवा रहा था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया? भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने कराया था। देखो, अशोक के अभिलेख हमें मुख्य रूप से 3 लिपियों में मिलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के उत्तरी भाग के कुछ अभिलेख क्या होते हैं, हमें ग्रीक लिपि में भी मिलते हैं। सामान्यतः अशोक के अभिलेख हमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक लिपि में मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? सर्वाधिक मिलते हैं हमें ब्राह्मी लिपि में, लेकिन कुछ आपको पाकिस्तान क्षेत्र में खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। और अफगानिस्तान में अभिलेख 2 लिपियों में मिलते हैं, एक तो अरेमाइक लिपि में, एक ग्रीक लिपि में। अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में अशोक का जो अभिलेख मिलता है वो हमें ग्रीक लिपि में देखने को मिलता है। देखो, अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने किया था? 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज किया था टी पैंथलर ने। टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज तो कर लिया था, दिल्ली मेरठ सिस्टम की खोज किया था, लेकिन ये अशोक के अभिलेख में लिखी हुई भाषा को पढ़ नहीं पाया था। अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात, अशोक क्या हुआ? 269 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा था। अशोक ने 261 पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आक्रमण के बाद इसने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ किया? भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ किया था अशोका ने। अशोक के कुछ शिलालेख है और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया अशोक के कौन से शिलालेख में किसका वर्णन है? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा के बारे में वर्णन। तीसरे शिलालेख में इसने कहा कि हमारे अधिकारी 5 वर्ष में दौरा करेंगे। रज्जु किसका एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो पूरे जिले की कमान को संभालता था। 5वें शिलालेख में क्या हुआ? धम्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या। 13वें शिलालेख में क्या होता है? कलिंग युद्ध का वर्णन क्या क्या है। ये अशोक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसी के साथ साथ अशोक के टाइम पे मौर्य शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी, प्रशासन कैसा था, उसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेहनत करिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा।